आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का 10th चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी हेडिंग को, नाम को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या होती है? लाइट के बारे में सभी जानते हैं। लाइट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है कि नहीं है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है ना, जो हमारी किस चीज़ों में मदद करती है? हमारी किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। ठीक है, इसके बिना हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है कि किसी भी लाइट रे का किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाना, है ना। यानी कि किसी भी लाइट रे का, यानी किसी भी प्रकाश किरण का किसी एक चीज़ से टकरा के वापस आ जाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन या परावर्तन, है ना। ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये आने वाली किरण है, ये आई, इस जो भी सरफेस थी उससे टकराई और वापस चली गई। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, यानी परावर्तन कहेंगे, है ना। ये जो हुई चीज़, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। और ये जो रे होगी उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। ठीक है ना। तो आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की। ये क्या होता है? आपको पता है कि नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक लाइट रे को चलने को बोलूँ तो वो एकदम सीधी लाइन में चलती है ना। हमेशा जो भी प्रकाश की किरण होती है, लाइट की जो रे होती है, वो हमेशा एकदम सीधी रेखा में एकदम लीनियर मोशन करती है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, ठीक है, जैसे कि ये मान लिया ये है ग्लास स्लैब। ये क्या हो गया? ग्लास स्लैब। जब भी इस लाइट रे को इस मीडियम से इस मीडियम में जाना होगा, जब एक मीडियम में होगी तो हमेशा सीधी चल रही होगी, है ना। पर जब इसको इस मीडियम से इस मीडियम में जाना होगा तो इसमें एक, ये अपने नॉर्मल पाथ पे चलने की बजाय क्या हो जाती है? थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी अपवर्तित हो जाती है ना। तो इसको क्या कहते हैं? इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो देखो, लाइट आ ऐसे रही थी, उसको जाना एकदम सीधा चाहिए था, पर ये क्या हो गई? थोड़ी सी मुड़ गई ना। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, रिफ्रैक्शन भी समझ में आ गया, अपवर्तन भी समझ में आ गया, परावर्तन भी समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया, अपवर्तन समझ में आ गया, प्रकाश समझ में आ गया। ठीक है, तो चैप्टर की हेडिंग अपने को पूरी तरह से समझ में आ गई है ना। तो अब अपन शुरुआत करते हैं परावर्तन से। ठीक है, शुरुआत किससे कर रहे हैं? परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो, परावर्तन। परावर्तन का मैंने बताया था कि उस लाइट रे का किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आ जाना। ठीक है, तो असल में क्या होता है कि इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ लॉ होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के मेनली दो नियम होते हैं, है ना। क्या नियम होते हैं? इनको आपको समझना है। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? जैसे कि कोई सरफेस थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यानी कि देखो, इसका मतलब क्या है कहने का? ये देखो, ये अपन ने इस पे क्या खींच दिया? इसका नॉर्मल खींच दिया, इस पे जो एक लंब खींच दिया हमने, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बना दिया अपन ने इस पे। होता क्या है कि मान लिया कि कोई जो रे है उस पर इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ये इस पे आई, ये क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, इस पे आई। अब इस आपतित किरण द्वारा इस अभिलंब से इस इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल से जो एंगल होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, यानी कि इसको क्या कहेंगे? आपतित कोण, आपतन कोण। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जब भी कोई आपतित किरण आई, उसका अभिलंब के साथ कोण, यानी किसी भी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। ठीक है, अब जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, है ना, तब इस रिफ्लेक्टेड जो रे है, यानी इस परावर्तित किरण का, इस जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है या फिर परावर्तित किरण है, इसका अभिलंब के साथ कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण या फिर रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है,
तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि देखो आपतन कोण कौन सा, ये वाला, अगर ये मान ले ये है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री, क्योंकि मैंने इस रूल में क्या बोला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, समझ में आ गया, क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये कोई सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन होगा, है ना, ये इसका नॉर्मल है ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है, एक कोई भी सतह है जिससे परावर्तन होना है, ये क्या है, उसका अभिलंब है। ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये क्या है, आपतन कोण है, ये क्या है, परावर्तन कोण है ना। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके कहने का दूसरा लॉ क्या है। दूसरा लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये कह रहे हैं कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो परावर्तित किरण है, ये पूरी सतह है ना, ये नॉर्मल जिसका अभिलंब है, ये नॉर्मल है, ये तीनों किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन मतलब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एक प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन था, इसमें मैंने ये जो सरफेस रखी हुई थी, ये वाली जो इंसिडेंट रे थी, मतलब मान लो ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये मैंने लाइन भी इसी प्लेन पे बनाई है, ये इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे है। अगर ये मतलब अगर ये इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे है, ये नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे होगी। मतलब सब चीज़ें एक ही प्लेन पे, तीनों चीज़ें कौन कौन सी, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये तीनों किस पे होंगे, एक ही सरफेस पे होंगे। आगे दोनों लॉ समझ में। पहला लॉ क्या था, पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेकंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों आपस में क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके आगे की कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है, गोलीय दर्पण यानी गोले से बने हुए दर्पण, है ना, गोल दर्पण। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, स्फीयर, ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण किनको कहते हैं, ऐसे मिरर, जैसे कि देखो गोलीय दर्पण का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो जैसे ये इस साइड क्या हो रही है, ये पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिश करने से क्या होता है, जो इधर की लाइट है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। और एक ही, ठीक है। तो देखो ये है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये स्फेरिकल मिरर है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो आप इसको जब पूरा ऐसे आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। असल में ये जो मिरर हैं वो किसके पार्ट होते हैं, एक स्फीयर के ही पार्ट होते हैं, एक पूरे स्फीयर का एक पार्ट। ये पूरा स्फीयर था, इसका इतना पार्ट हटा दिया, है ना, इसके इस साइड को पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर। किस टाइप का बन गया, अवतल दर्पण बन गया। देखो अच्छे से समझते हैं इसको, ये क्या था, एक स्फीयर था, ठीक है, पूरा एक क्या था, ये स्फीयर था, ठीक है। इसका अगर मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, है ना, अब देखो इसमें पॉलिश मैं जिस साइड करता हूँ उस हिसाब से अब ये मिरर बनेगा। अगर मैंने इस साइड पॉलिश कर दी, इस साइड पॉलिश कर दी, है ना, तो लाइट इस साइड से आएगी और सब रिफ्लेक्शन वगैरह सब यहीं पे होगा। तो ये कौन सा होगा, अवतल दर्पण हो गया। ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण, या फिर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर मैंने पॉलिश इस साइड नहीं की होती, अगर मैंने पॉलिश इस साइड नहीं करके इस साइड कर दी होती, ठीक है, तो ये क्या हो जाता,
उत्तल दर्पण। क्या हो जाता? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ गया? स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर उन्हें कहते हैं जो कि डेराइव होते हैं किनसे? स्फीयर से। ठीक है, यानी गोले दर्पण इन्हें कहते हैं जो किससे बनते हैं? एक गोले से बनते हैं। ठीक है, गोलीय सतह से बनते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन को एक साथ पढ़ने की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर पर रिफ्लेक्शन यानी कि गोले दर्पण पर परावर्तन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले परावर्तन गोले दर्पण पे पढ़ने से पहले गोले दर्पण और परावर्तन को एक साथ पढ़ते हैं अपन। इसके लिए कुछ इसके रूल पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके रूल क्या क्या होते हैं? ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का ये एकदम मिड पॉइंट हो गया है ना। अब इस पे अपन एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें होती है पढ़ने के लिए, है ना। अब देखो इसमें हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले देखो इस मिरर का जो ये एकदम मिड पॉइंट है, इसकी स्ट्रक्चर का सबसे मुख्य जो मध्य बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव यानी पोल। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है जो कि एकदम किससे गुजर रही है? सीधी सीधी। चलो इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि ये पहली बात तो ये किसी स्फीयर का पार्ट है कि नहीं है? तो इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो इस सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इस सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको किसे डिनोट करते हैं? आर से, है ना। अब बात करते हैं कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा यानी r/2, मतलब अगर ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, पोल से 5 सेंटीमीटर, इसका आधे को हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। ठीक है, यानी फोकस बिंदु। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस क्या होगी? फोकस इसकी। ठीक है, उसके बाद इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और पोल, इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये जो पूरी लाइन दिख रही है, ये जो पूरी लाइन दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? मेन एक्सिस। क्या कहते हैं? मेन एक्सिस। हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ी? पहली चीज तो ये जो एक स्फेरिकल मिरर है, इसका ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा जिसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधे पे जो मिड पे जो पॉइंट पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट। या और इस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकस डिस्टेंस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस, जिसको क्या कहेंगे? फोकल डिस्टेंस, जिसको छोटे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, है ना, पोल हो गया एकदम से स्ट्रक्चर का मिड पॉइंट। क्या हो गया? पोल। इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या कहेंगे? मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन की। तो देखो मिरर बना दिया, 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपको हमेशा बनानी होगी। ये मेन एक्सिस बना दी, ये पोल था ही, मैंने इसको पी से डिनोट कर दो, ये फोकल पॉइंट था और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो किसी भी जगह से आपको बनाने पर उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नियम याद करने पड़ेंगे। 4 नियम है वो, है ना। सबसे पहला नियम क्या है कि आपने कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु रखी है तो वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हो। जैसे मान लिया मैंने इसको कहाँ रखी? सबसे पहले मैंने इसको रखी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दी। ठीक है, जब भी आप किसी वस्तु को रखते हो तो आपको उसको ऐसे दर्शाना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप रख रहे हो तो उसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो यहाँ रखना है और इसका ऊपर तीर का निशान। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको इससे? अब कोई भी वस्तु दिखती कब है? जब वो वस्तु टकरा के उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो किसी चीज़ से टकरा के वापस आए, है ना। सबसे पहले हमको इससे किरणें निकालनी है। तो देखो वैसे तो इससे बहुत सारी किरणें निकलेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से इसमें किरणें निकलेगी, पर हमें मेनली कितनी निकालनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 2 किरणें, 2 रे निकालनी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली रे कहाँ से निकलेगी? इसके हेड से निकालते हैं हम। ठीक है, अब इसके लिए अपन को पहले रूल पता होने चाहिए, नियम पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले नियम क्या क्या है। सबसे पहला नियम है कि अगर कोई भी जो रे है, कोई भी जो किरण है, वो मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समांतर अगर जाए, है ना, तो वो हमेशा वापस लौट के किससे गुजरेगी? फोकल पॉइंट से। समझ में आया? पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर पे
पैरेलल टू द मेन एक्सिस, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी, उसके फोकल पॉइंट से, ठीक है। मतलब अगर कोई भी आपतित किरण इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये हो गया पहला नियम, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, दूसरे रूल की। फिर से अपन ने मिरर बनाया है ना, फिर से मेन एक्सिस बनाई, फिर से इसको कहीं रखा है ना। अब देखो, अब दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी रे इसके पोल पे इंसिडेंट होती है, कोई भी जो इंसिडेंट रे है वो इसके पोल पे इंसिडेंट हो गई, तो वैसे के वैसे उतने ही जितने एंगल पे वो आई थी उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। क्या है सेकंड लॉ, सेकंड रूल क्या है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट, कोई भी आपतित किरण इस सतह पे आपतित होती है इसके ध्रुव पे, तो वो वैसे के वैसे उसी कोण पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। हो गया दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है पहले नियम का उल्टा ही है ना। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे मेन एक्सिस के पैरेलल मतलब इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से। तो वैसे के वैसे दूसरा रूल, तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी रे फोकल पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, फोकल पॉइंट से होते हुए स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होती है, यानी कोई भी आपतित जो किरण है वो फोकस बिंदु से होते हुए दर्पण पे आपतित होती है, तो वो कैसे चली जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल। मतलब पहले वाला क्या था कि पैरेलल आएगी तो फोकल पॉइंट से जाएगी, है ना। इस बार वाला क्या है कि फोकल पॉइंट से आएगी तो पैरेलल होके जाएगी, ठीक है। समझ में आई ये बात। क्या है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ये है कि अगर कोई भी रे फोकल पॉइंट से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। यानी कोई भी आपतित किरण अगर गोले दर्पण पे आपतित हो रही है फोकस बिंदु पर होते हुए, तो वो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होके वापस जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब बात करते हैं अगले नियमों की। तीन नियम समझ में आ गए एकदम अच्छे से, है ना। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या है कि ये है दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, और ये मान लिया कहीं रखा था, यहाँ पे था इसका कर्वेचर, और यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। अगर कभी भी आपको कहा जाता है कि कोई किरण है, एक किरण है, कोई रे है, वो इंसिडेंट हुई सी पे होते हुए, मतलब पॉइंट ऑफ कर्वेचर से ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो आई, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऐसी की ऐसी वापस उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई भी आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद उसी तरह से वापस लौट जाएगी, ठीक है। क्या हो गया चौथा लॉ, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रे है, जो किरण है, वो वक्रता केंद्र से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो वो वापस उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। चार रूल क्या क्या पढ़े, वापस पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या हुआ, एक मिरर, ये इसकी मेन एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकल पॉइंट। यहाँ पे अपन ने कोई मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि यहाँ से रे निकलेगी। पहला रूल कि अगर मेन एक्सिस के पैरेलल कोई रे निकलती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद वो क्या होगा, फोकस बिंदु से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से गुजरेगी, है ना। उसके बाद दूसरा रूल क्या था कि अगर ये जो रे है वो पोल पे इंसिडेंट हुई, ध्रुव पे आपतित हुई, ये आपतित किरण, तो परावर्तन के बाद जिस कोण पे आई थी उसी कोण पे ऐसे कैसे वापस लौट जाएगी। दूसरा रूल ये था कि नहीं था। तीसरा रूल क्या था कि अगर ये वाली जो रे है वो फोकल पॉइंट पे आती है, अगर ये वाली जो रे है वो फोकल पॉइंट से गुजरती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये वाली जो आपतित किरण है वो फोकस बिंदु से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वो कैसे जाएगी, समानांतर चली जाएगी, है ना। और अंतिम नियम क्या था, लास्ट रूल क्या था, लास्ट लॉ क्या था कि अगर ये वाली जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता केंद्र से आपतित किरण गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वो ऐसी की ऐसी जैसी आई थी वैसी वैसी लौट जाएगी, ठीक है। तो चार रूल पढ़ लिए रिफ्लेक्शन के। अब इन्हीं से ही हम आगे का जो समझते हैं स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन के जो सारे जो डायग्राम है, जैसे मतलब अलग अलग पोजीशन पे, जैसे क्या क्या हो सकता है कि एक तो इस वाले मिरर पे इनफाइनाइट से रेज आ सकती हैं, उनका क्या होगा, या फिर कहीं ये है फोकल पॉइंट, ये है कर्वेचर, इनफाइनाइट और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रख दिया, या फिर फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर फोकल पॉइंट से आगे वो ऑब्जेक्ट रख दिया। मतलब क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या संभव है स्थितियाँ कि अनंत, या तो अनंत से ही किरणें आए इस दर्पण पे, या फिर अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हो, वहाँ से किरणें आ रही हो, या फिर इस वक्रता केंद्र पे ही हमने
मतलब जो वस्तु है उसको रखा हो, या वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा हो, या फोकस बिंदु पे रखा हो, या फोकस बिंदु से आगे रखा हो, ठीक है। यही स्थितियां संभव है। तो इनमें कैसे कैसे इमेज बनेगी, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब देखो प्रतिबिंब बनाने का ये जो किरण चित्र के माध्यम से रे डायग्राम से कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनको रे डायग्राम कहते हैं। जो हम इसमें से एक ऑब्जेक्ट रख के जो निकालते हैं ना, रेज निकालते हैं, जो किरणें निकालते हैं वस्तु रख के, तो उनको हम क्या कहते हैं, किरण चित्र या फिर रे डायग्राम, ठीक है। तो देखो ये था मेन एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला जो होता है केस, उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट से रेज लाते हैं। अब इनफाइनाइट से जो रेज आएंगी उनको कैसे ला सकते हैं, इनफाइनाइट पे हम अनंत पे हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं क्या? अभी यहाँ पे अनंत पे तो पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, तब तक भी अनंत पे नहीं रख सकते। तो अगर अनंत पे रखना है तो हम अनंत को क्या मानते हैं कि अनंत से आने वाली जो किरणें होती है वो हमेशा कैसे होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, ठीक है। मेन एक्सिस के पैरेलल होती है इनफाइनाइट से आने वाली रेज, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट से आने वाली रेज तो मेन एक्सिस के पैरेलल आएंगी, है ना। अब फर्स्ट लॉ अपने को पता है। फर्स्ट लॉ में क्या था कि कोई भी रे अगर मेन एक्सिस से पैरेलल आ रही है, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो फोकस से होकर गुजर गई, है ना, फोकस से होकर पास हो गई। अब देखो असल में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो बनती कैसे है, जब भी कोई इंसिडेंट रे आपस में रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे भी मिलती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो देखो यहाँ पे जो मिली वो सिर्फ एक पॉइंट पे मिली, है ना। और वो जो एक पॉइंट है उसकी मेन एक्सिस से कोई दूरी भी नहीं है, वो ऐसा कैसे उस मेन एक्सिस पे ही आ रहा है। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, है ना। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना। और कैसा बनेगा, बहुत ही बिंदु एकदम पॉइंट वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम पॉइंट शेप, ज़्यादा बड़ा थोड़ी होगा। देखो एक पॉइंट पे मिल रही है एकदम, है ना, एक पॉइंट पे तो मिल ही रही है, साथ साथ में मेन एक्सिस पे ही है वो पॉइंट, तो एकदम पॉइंट जैसा बनेगा, है ना। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा ये तो अभी दिख नहीं रहा है वैसे तो, है ना, पर असल में यहाँ पे कैसा बनता है, ये सीधा ही बनता है, ठीक है। हाँ तो देखो कहाँ थे हम, कि प्रतिबिंब जो है उसका, हाँ देखो यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, एकदम पॉइंट शेप होगी, बिंदु नुमा होगी, छोटी सी होगी, और ये कैसी होगी, उल्टी होगी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, पर असल में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है, ठीक है। पहले गलत बता दिया था मैंने, सीधी नहीं उल्टी बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला। अब बात करते हैं अगले की। अगला देखो, अगला क्या हो सकता है, मैंने बताया था या तो इनफाइनाइट से आएगी या फिर कहाँ से आ सकती है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से। कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, तो मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर अपन को इमेज बनानी है तो उसके कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि एक पैरेलल रे निकाल दो, है ना। वो जो पैरेलल रे निकालोगे वो कहाँ से गुजरेगी, फर्स्ट लॉ के हिसाब से फोकस से। जो समांतर किरण जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु से निकलेगी, है ना। उसके बाद जो दूसरी किरण है, दूसरी जो रे है वो कहाँ से, आप बहुत सारे तीन चीज़ें बताई थी, उनमें से कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने दूसरा क्या किया, मैंने दूसरा ये किया कि वो इस पे पोल पे आए और उसके बाद कहाँ पे जाए, पोल पे आती है, जिस एंगल पे आती है उस एंगल पे वापस चली जाती है कि चली जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो देखो ये जब इसी एंगल पे वापस जाएगी तो ये देखो ये कहाँ मिली, देखो एक दूसरे को इन्होंने कहाँ पे काटा, इसके और इसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच काटा कि नहीं काटा, काटा। और देखो ये जो पॉइंट है ये मेन एक्सिस से थोड़ा दूर है कि नहीं है। तो देखो ये ऐसे बनेगा, मतलब ये यहाँ से एक जगह से शुरू हुई, जहाँ पे वापस मिलती है वहीं पे ये तीर का निशान आएगा, वहीं पे एरो आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मेन एक्सिस से मिलाना होता है, ठीक है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो इमेज थी, जो प्रतिबिंब था वो कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी बना कि नहीं बना, सी और एफ के बीच में बना कि नहीं बना, बना। और जो उल्टा बना कि नहीं बना, इन्वर्टेड था कि नहीं था, था, है ना। और अब एक और चीज आती है रियल और एपेरेंट, ठीक है। एक तो होता है वास्तविक और आभासी। देखो जब भी किरणें असल में, यहाँ पे असल में मिल रही कि नहीं मिल रही है, वास्तव में मिल रही है ना, रियल में मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी इमेज है,
रियल इमेज। ठीक है, कैसी इमेज है? रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वैसे पहले वाले में भी असल में मिल रही थी, तो वो भी कैसा था? एक वास्तविक प्रतिबिंब था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले की। अगले वाले में क्या होगा? देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया? फोकल पॉइंट हो गया। अब की बात सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पे रखी थी, तब का बना था? फोकस पे कैसा बना था? पॉइंट शेप बना था। कैसा? उल्टा था, इन्वर्टेड था, है ना? और क्या था? रियल था। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर अपन ने दूसरी बात की कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रख दिया तो कैसा बना था? इन्वर्टेड, यानी उल्टा बना था, है ना? और छोटी साइज का बना था, पिछले वाले से छोटी वाली साइज का बना था, है ना? और एफ और सी के बीच में बना था, और रियल तो वास्तविक तो था ही वो, है ना? अब बात करते हैं, हमने इसको कहाँ पे रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा? पहली रे जाएगी पैरेलल, जो किससे गुजरेगी? पहले जो पैरेलल जाएगी वो किससे गुजरेगी? फोकल पॉइंट से गुजरेगी एकदम। ठीक है, उसके बाद दूसरी रे जो कहाँ से जाएगी? पोल पे जाएगी। दूसरी रे जो पोल पे जाएगी वो इतने के इतने एंगल पे वापस जाएगी। और देखो, इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पे काटा? इस पॉइंट पे काटा, है ना? अब देखो, इस वाले पॉइंट पे जहाँ से निकल रही थी वहाँ पे एरो था, तो यहाँ पॉइंट पे जहाँ मिल रही है वहाँ पे भी एरो होगा, और ये देखो, इसको नीचे बढ़ाने पे यहाँ पे मिल गया। अब देखो, इसमें हमेशा कुल मिला के कितनी चीज़ें देखनी होती हैं। पहली बात तो ये इमेज कहाँ बनी? ये इमेज इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी कि नहीं बनी? जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं की वहीं बन गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी कि नहीं बनी? बनी। तो पहली बात तो कहाँ बना? सबसे पहली चीज़ होती है कहाँ, है ना? कहाँ बना? तो वो कहाँ बना? सी पे ही बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। उसके बाद बोलते हैं कि इसकी साइज़ क्या थी, है ना? साइज़ क्या थी? तो साइज़ जितनी इसकी थी उतनी की उतनी है कि नहीं, उस हिसाब से बोलते हैं। जैसे पिछले वाले जितने भी अपन ने देखे, पिछले वाले जो दो देखे, उनमें क्या था? जितनी इसकी साइज़ थी उससे छोटा ही बन रहा था। जैसे जितनी इसकी साइज़ थी उससे एकदम यहाँ पे पॉइंट शेप बन रहा था। जितनी इसकी साइज़ थी उससे यहाँ पे वहाँ पे क्या बन रहा था? छोटा बन रहा था, यहीं तक ही बन रहा था, है ना? तो साइज़ क्या थी? यहाँ पे तो क्या एकदम बराबर है ना? सेम साइज़ का बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? समान आकार का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जिस आकार का बिंब था, जिस आकार की वस्तु थी, उसी आकार का प्रतिबिंब है कि नहीं है? है ना? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नेचर क्या है उसका, प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कि वास्तविक है, रियल है या नहीं, है ना? तो देखो, असल में यहाँ पे ये रेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है, तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा कि नहीं होगा? होगा, यानी रियल होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद अब ये सीधा है कि उल्टा? बिल्कुल उल्टा है ना? उल्टा है, तो इसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में जब भी आप ऐसा रे डायग्राम बनाओ तो आपको चार चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले बात तो कहाँ पे बन रही है, तो जहाँ बन रही है वहाँ बता दो। साइज़ क्या है, सेम साइज़ है, बड़ा है या छोटा है ना? और फिर एंड में क्या बतानी होती है? नेचर ऑफ इमेज में दो चीज़ें बतानी होती है। पहली कि रियल है या नहीं, है ना? रियल है या नहीं, और दूसरा उल्टा है या सीधा है। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको बतानी होती है किसी भी रे डायग्राम में। ठीक है, तो अब अगली बात करते हैं हम। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? सबसे पहले इनफाइनाइट पे रखा था, उसके बाद कहाँ रखा था? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसके बाद कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा। वापस वो का वही करना है। यहाँ से एक रे निकाली जो कहाँ से जाएगी? पैरेलल है, मेन एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष समानांतर है, तो कहाँ से जाएगी? टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। ठीक है, गुजर गई यहाँ पे सीधी सीधी। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा हम कहाँ से गुजारते थे? हमेशा यहाँ से पोल से गुजारते थे, गुजारते थे। तो देखो, गुजारी। अब इन्होंने एक दूसरे को देखो कहाँ जाके काटा? बियॉन्ड सी, मतलब सी के उस और सी से दूर काटा कि नहीं काटा? इन्होंने एक दूसरे को काटा। तो देखो, फिर से हम इसमें कितनी चीज़ें लिखेंगे? वही चार चीज़ें लिखेंगे कि पहली बात तो कहाँ पे बनी इमेज? तो इमेज बनी बियॉन्ड सी। ठीक है, उसके बाद मतलब सी के उस और बनी। उसके बाद हम लिखेंगे कि साइज ऑफ इमेज क्या था। तो अब ढंग से देखो, ये रहा इसका पॉइंट जहाँ पे वो मिल रहा है, तो यहाँ पे वो एरो बनेगा और ये एरो नीचे तक जाएगा मेन एक्सिस तक। तो देखो, ये इतना सा और ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो इसकी जो साइज है, इसका जो आकार है, वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। तो आकार के बारे में क्या लिखेंगे? एनलार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, तो एनलार्ज यानी आवर्धित। ठीक है, बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? आवर्धन हुआ है इसमें,
है ना। उसके बाद मैंने बोला था कि नेचर ऑफ इमेज यानी इसके प्रतिबिंब की प्रकृति में दो चीज़ें लिखनी होती है ना, कि वास्तविक है या आभासी है, और दूसरा सीधा है या उल्टा है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, असल में वास्तव में यहाँ पे चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किरणें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। इसका मतलब ये रियल इमेज है कि नहीं है, यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, रियल इमेज हो गई। उसके बाद देखो ये सीधा है या उल्टा है, तो दिख रहा है एकदम, देखो ये इसका एरो ऊपर की तरफ है, इसका एरो नीचे की तरफ है ना। तो ये इन्वर्टेड है कि नहीं है, उल्टा है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है देखो, ये मेन एक्सिस हो गई, ये फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। इसके बाद अब कहाँ रख दिया था देखो, सबसे पहले इनफाइनाइट पे था, फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल के बीच में था। अब फोकल पॉइंट पे ही रख रहे हैं, ठीक है। तो पहला, अब अगर फोकल पॉइंट पे रख रहे हैं तो देखो, अगर अपन ऐसी चीज़ बनाए कि इसके यहीं पे गई ये चीज़, ऐसे पैरेलल गई तो फोकल से गुजरेगी, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे यूँ मतलब वैसा हो सकता है ना कि फोकल पे गुजार रहे हैं अपन, फोकल पे रख के फोकल से गुजार रहे हैं, थोड़ी अजीब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुल मिला के 3-4 रूल थे, तो हम उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम 2 का कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, अलग रूल्स का करेंगे, ठीक है। क्या लेंगे देखो, सबसे पहले हम लेंगे कि एक तो हम गुजार सकते हैं इसको, पोल से तो गुजार ही सकते हैं, अभी भी पोल से तो हमने इसको गुजार ही दिया, है ना, पोल से गुजार सकते हैं। एक हम कहाँ से गुजारें, या चलो फोकल से गुजार देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल से गुजार देते। देखो ये इसके पैरेलल गई, पैरेलल रे कहाँ पे जाएगी, फोकल से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो देखो ये गुजार दी, तो अब क्या हुआ देखो, ये जो 2 रेज हैं ये आपस में मिलती है, हमेशा तो मिलती हैं, हर जो अलग अलग केस पड़े उन सब में तो मिल रही थी, पर इनमें देखो ये एकदम एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। क्या ये कभी भी एक दूसरे से मिल पाएंगी, क्या नहीं मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएगी। तो देखो जैसे हमने हाँ, तो देखो ये कहीं पे भी मतलब पैरेलल नहीं मिल रही, पैरेलल है तो कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि पैरेलल के अंदर, जैसे जब अपन ने माना था कि अनंत से कोई चीज़ आ रही थी तो वो एकदम पैरेलल आती हुई मानी थी पहले केस में, वैसे वैसे अगर अनंत मतलब पैरेलल कोई चीज़ जा रही तो वो भी कहाँ पे जा रही होगी, इनफाइनाइट पे जा रही होगी। तो कुल मिला के फोकल पॉइंट पे रखने पे क्या होता है कि फोकल पॉइंट पे अगर अपन बिंब को यानी वस्तु को रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी, अनंत पर। कहाँ बनेगी, अनंत पर, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल जा रही है ना, तो अनंत पे बनेगी। उसके बाद इस इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, इस इमेज का साइज होगा हाईली एनलार्ज। क्यों, क्योंकि आपको पता है पता नहीं कितना नीचे जाके बनेगी, और जितना जितना नीचे जाके बनेगी उतना ही लंबा वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या होगा, हाईली एनलार्ज, यानी कि आवर्धित, ठीक है, बहुत आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित दिखते थे, ठीक है, अत्यधिक आवर्धित, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके नेचर ऑफ इमेज की, यानी बिंब की प्रकृति की बात करते हैं, वो कैसा होगा। असल में क्या यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत तो नहीं हो रही, पर हमने क्या मान लिया कि अनंत पे मिल रही है, तो यानी ये भी कैसा होगा, रियल होगा, यानी वास्तविक होगा प्रतिबिंब, है ना। और उसके बाद क्या बोला कि सीधा बनेगा उल्टा, बनेगा तो उल्टा ही, क्योंकि नीचे की तरफ ही मिल रही है ना, तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब बात करते हैं अगले की, लास्ट की। लास्ट क्या है, बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, है ना। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने फोकल पॉइंट पे रख लिया था, है ना। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसमें हम फोकल पॉइंट और पोल के बीच में उस चीज़ को रखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या होगा, मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि सेकंड रूल था, कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो पास होती है, पास होती हुई दिखती है, जैसे कि ये वाली जो रे है वो पास तो हो नहीं सकती यहाँ से, पर पास होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देखो यहाँ से पास होती हुई दिख रही है, तो वो वापस उसी पाथ पे वापस, उसी पथ पे वापस लौट जाती है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे गई थी और यहाँ से आ गई, है ना। तो देखो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड होके, मतलब रिफ्लेक्ट होके इस साइड जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, है ना। उसके बाद देखो सेकंड चीज़ क्या है कि अगर वो दूसरी, तो हम वही हमेशा रेगुलर जो करते थे वही करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो कहाँ से आई, उसी एंगल पे वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी।
तो देखो पिछली बार वाली में तो क्या हो रहा था, पिछली बार वाली में तो ये दोनों पैरेलल जा रही थी, पर इस बार वाली में क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है कि नहीं भाग रही है। तो पहले वाली को तो हम फिर भी मान सकते थे कि भाई वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो वो इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएंगी, क्योंकि हमने सबसे पहला जो केस लिया था उसमें यही माना था कि इनफाइनाइट से आने वाली जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं रेस, ठीक है। तो हमने इसमें इससे पहले वाले केस में भी ये मान लिया कि भाई जो अभी जो पैरेलल जा रही है वो आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ठीक है, इनफाइनाइट पे मिल जाएंगी। पर ये तो एक दूसरे से दूर ही जा रही है, और एक दूसरे से दूर जाने वाली चीज़ें कभी भी आपस में मिलेंगी कि मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी कि अब यहाँ पे इस साइड तो इमेज बनने से रही, पर क्या हो सकता है कि इसके अंदर जैसे कांच में अपन अपना चेहरा देखते हैं ना बाकायदा, वैसा का वैसा यहाँ पे माने ये मिलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, असल में ये नहीं मिल रही है, पर ये आपस में इस साइड मिलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है ना। ये इसके पीछे मिलती हुई दिख रही है ना, मिरर के पीछे, मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे मिलती हुई दिख रही है। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें कहाँ पे बनेगी, तो बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे बन रही है कि नहीं मिल रही है, ये दर्पण के पीछे मिल रही है। कहाँ बन रहा है ये, जो अब जो ये प्रतिबिंब बनेगा, अब जो ये चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, और ये असली नहीं बनेगी, ये कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसका साइज क्या होगा, साइज देखो ये इतना सा है, ये बड़ा है कि नहीं है, तो साइज तो एनलार्ज होगा कि नहीं होगा, एनलार्ज होगा कि नहीं होगा, एनलार्ज होगा, यानी कि आवर्धित होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, नेचर में दो चीज़ों की बात करते हैं कि ये रियल है कि वर्चुअल, आभासी है कि मतलब जो वास्तविक है कि आभासी। तो देखो ये असल में तो नहीं मिल रही है, पर हम क्या मिल रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं कि पीछे मिलती हुई दिख रही है ना, तो इसलिए असल में तो नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्चुअल इमेज है, क्या है, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। कैसा है ये, वास्तविक नहीं है, ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अगले की। तो अगला जो पॉइंट है नेचर ऑफ इमेज यानी मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति में, वो क्या था कि कैसी बनी, उल्टी बनी कि सीधी बनी। तो देखो ये पहली ऐसी इमेज है इस वाले केस में, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के केस में पहली ऐसी चीज़ है, पहला ऐसा इमेज है, जो पहली ऐसा प्रतिबिंब है जो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, कैसा बन रहा है, इरेक्ट, यानी कैसा बन रहा है, सीधा, ठीक है। तो देखो आज हमने सारे के सारे केस पढ़ लिए किसके, अवतल दर्पण और परावर्तन को मिला के हमने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है ना। अब अगले लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा कैसा उत्तल दर्पण के साथ करेंगे, ठीक है, किसके साथ करेंगे, उत्तल दर्पण के साथ, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, एनसीईआरटी से देखना, ठीक है।